कहानी मेरी सच्ची कहानी है और सच्ची कहानी का कोई नाम या अनुमान नहीं होता। फिर भी मैं कहानी के मुताबिक नाम लिख देता हूँ। इस कहानी का अनुमान है भटकती रूह। मैं अपना तारफ थोड़ा करवाता चलूँ कि 2019 में एमफिल स्कॉलरशिप लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अब बातें हैं कहानी की तरफ। मैं अक्सर अपने रूम में मोबाइल से अपनी तस्वीरें लेता था। इसी तरह 11 दिसंबर 2019 को जुमे का दिन था। दोपहर को मैं अपनी तस्वीरें लेने में मसरूफ था। इस दिन मैंने काले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी। आज तो मजीब तो आफत लग रहा है, अगर तुझे तेरी होने वाली मंगेतर देख ले तो देखती रह जाए। इतना ही कहा था कि मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने सोचा कोई नहीं है, ऐसे ही मेरा वहम है, भला रूम में मेरे अलावा और कौन है। लेकिन 1-2 मिनट बाद फिर महसूस हुआ वाकई कोई देख रहा है। मैंने मोबाइल के कैमरे से अपने दाएं जानब जो स्टोर रूम का दरवाजा था वहां अपनी नजरें दौड़ाई तो वहां कोई खड़ा था या खड़ी थी। अभी फैसला करना मुश्किल था क्योंकि मैं इस मखलूक से काफी दूर था। पहले तो मुझे डर लगा कि पास नहीं जाना चाहिए बल्कि नीचे भाग जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं साकन रह गया। सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी और मेरे ना चाहते हुए भी मेरे कदम इस मखलूक की जानब बढ़ते रहे। काफी पास जाकर रुक गया मैं, बगैर पलके झपकाए ठंडा जिस्म लिए मैं इसे देख रहा था और वो मुझे देख रही थी। जी हाँ, वो लड़की थी। कौन थी, कहां से आई थी, मैं नहीं जानता। मैं अपने कांपते हाथों से इसे छूने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मेरे हाथ इस लड़की के आर पार चले गए जैसे कोई परछाई हो, और परछाई भी इतनी सफेद कि मेरी आंखों को लग रही हो, लेकिन वो हम इंसानों की तरह बिल्कुल ना थी। इसके बाजू नहीं थे और ना ही पांव, बस चेहरा था जो एक सफेद बादल की तरह था। इंतहाई दिलकश चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें थी जो मुझे एक अपनायत से देख रही थी कि मुझे बहुत पहले से वो जानती हो, हालांकि मैंने इसे पहली बार देखा था। मैं मजीद देर वहां ठहरता, लेकिन जुमे की अज़ान मेरे कानों में सुनाई दी। मैं रूम से जाते हुए कहा, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम कहीं जाना ना। ये मैंने क्यों कहा ये भी मैं नहीं जानता। मैं नमाज के लिए मस्जिद रवाना हो गया। मेरे जहन में बेशुमार सवालात थे जो मुझे तंग कर रहे थे। वो लड़की कौन थी, कैसी मखलूक थी, कहां से आई थी और मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से क्यों देख रही थी। लगता था वो मुझे बहुत पहले से जानती है। ये सवालात किसी उलझी हुई डोर की तरह मेरे दिमाग में बसेरा कर रहे थे। इनके जवाब मिलना इतनी मुश्किल थे, दिमाग भारी हो चुका था कि कोई वजनी चीज मेरे दिमाग पर बैठी हो और आंखों में एक अजीब सी चुभन और दर्द महसूस हो रहा था। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। इतने में मस्जिद में दाखिल हो गया और सबसे पहले वुजू किया क्योंकि मेरी आंखों में दर्द बहुत ज्यादा था। वुजू करते हुए मेरी नजर आईने पर पड़ी जो अक्सर वुजू वाली जगह पर निस्ब था। मेरी आंखें लाल सुर्ख थीं जैसे इसमें आग जल रही हो। मेरे साथ वाले नमाजी मेरी आंखों को देख रहे थे और मैं अभी तक यही सोच रहा था कि वो कौन थी और मेरी आंखें इतनी सुर्ख कैसे हो गई। इतने में एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, बेटा परेशान ना हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैंने जल्दी से पीछे मुड़ा तो एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नमाजी खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप कौन है? बेसख्ता मैंने सवाल किया। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं इधर ही मिलूंगा, बस ध्यान रखना तुम्हारे आने में देर ना हो जाए। बुजुर्ग नमाजी ने मुझे अपना तारफ करवाए बगैर नसीहत की। मैं अभी और सवालात करता, वो नमाज के लिए अंदर हाल में चले गए। मैं भी इनके पीछे पीछे चला गया। मैंने सुन्नत नमाज और इन बुजुर्ग के साथ पढ़ी और नमाज में मशगूल हो गया। जब मैं नमाज खत्म करके अपना मुंह दाएं जानब फेरा, वहां कोई बुजुर्ग नहीं था और ना ही बाएं जानब। मैंने पूरे हाल में इन्हें तलाश किया लेकिन वो कहीं ना मिले। न जाने इन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। वो कौन थे? मैंने खुद से सवाल किया। इधर फर्ज नमाज शुरू हो गई और मैं नमाज में इतना मशगूल हो गया कि मुझे वो लड़की और ये बुजुर्ग सब भूल गए। नमाज पढ़कर मैं कदरे हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मेरे घर आने पर एक जोरदार आवाज आई, हाय मुजीब तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? ये मेरी अम्मी थी जो मुझे थोड़ा सा कुछ होने पर परेशान हो जाया करती थी। अम्मी कुछ खास नहीं, बस आंखों में चुभन हो रही है। ऐसे कैसे कुछ नहीं है, तुम पढ़ाई करते हो, दिमाग और आंखों पर जोर पड़ता है। मैं आज शाम को ही तुम्हारे आंखों के डॉक्टर से चेकअप करवाता हूँ। बाबा ने मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा। बाबा आप भी शुरू हो गए, ये कुछ भी नहीं है। मैंने खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करते हुए कहा, बस चुप, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, शाम को तैयार रहना। बाबा ने अपना बाजू मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, अम्मी मुझे जल्दी से खाना दे दे, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। मैंने खाना खाया और वहीं सो गया। मुझे ख्वाब में वही लड़की नजर आ रही थी
और बार बार मेरी नींद खराब कर रही थी। न जाने वो बुजुर्ग मुझे क्यों भूल गए। वो मुझे आज ही मस्जिद में मिले थे, नहीं जानता। इधर शाम हो गई और बाबा मुझे डॉक्टर को दिखाने चले गए। डॉक्टर ने इंतहाई दिलचस्पी से मेरी आंखें चेकअप की। इनका एक टेस्ट करना पड़ेगा, फिर ही फैसला कर सकूंगा नजर खराब है या कोई इन्फेक्शन हो गई है। डॉक्टर ने तजवीज दी। बाबा ने हाँ में सर हिला दिया कि ठीक है। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने टेस्ट की रिपोर्ट पढ़कर बताई कि इनकी करीब की नजर कम हो गई है, करीब नजरी का चश्मा लगाना पड़ेगा। ऐसे कैसे कम हो गई? मैंने हैरत से पूछा। अक्सर पढ़ने वाले बच्चों की नजर खराब हो जाती है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए समझाया, लेकिन मैं मुतमिन नहीं था। बाबा ने फौरन चश्मा बनवाया। हम घर आ गए। मेरा दिमाग यही सवाल कर रहा था कि यूं अचानक से कैसे नजर खराब हो गई। फिर मुझे ख्याल आया और यकीन हो गया कि ये इसी मखलूक को देखने से हुआ है। मेरे साथ ही क्यों हुआ? आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? वो लड़की कौन है? क्या चाहती है? फिर से वही सवालात मेरे जहन में गर्दिश करने लगे। इस बार मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरी नजर खराब हो गई थी, वो भी इस लड़की की वजह से। मैंने इस रात गेस्ट रूम यानी बैठक में सोने का फैसला किया क्योंकि मुझे गुस्से के साथ साथ डर भी लग रहा था। ना मैं अपने कमरे में जाऊंगा ना सोऊंगा, मैंने खुद से कहा और सोने के लिए कालीन पर लेट गया। आंखें बंद होने के बाद मुझे फिर से इस लड़की का ख्वाब आने लगा। मेरी फौरन आंख खुल गई। मैंने दरवाजे की तरफ करवट की। सहन में वही लड़की खड़ी थी। मैं इसे लेटते हुए देख रहा था। मेरे जहन में को क्या हुआ? मैं फौरन बैठ गया। इसके पीछे पीछे ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। कहाँ जा रहे हो? मजीब, तुम्हें तो नीचे सोना था, अम्मी ने अपने कमरे से चिल्लाते हुए कहा। नहीं, मैंने ऊपर सोना है, मुझे नींद नहीं आ रही, दूर से अम्मी की तरफ देखते हुए कहा। मैं इसके पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया। मैं किसी पत्थर के बने बुत की तरह इसके पीछे पीछे ऊपर सीढ़ियों में चलता गया। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरा दिमाग कहीं मूव हो गया हो और अपनी मर्जी के खिलाफ ऊपर जा रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद इसके पीछे बढ़ रहे थे क्योंकि इसने मुझे अपने कंट्रोल में किया हुआ था और मेरे दिलो दिमाग पर इस लड़की की मर्जी चल रही थी। दूसरे फ्लोर पर कदम रखने के साथ ही वो रुक गई और उसने अपना हाथ मेरे आगे बढ़ाया जैसे आखिरी सीढ़ी पर कोई किसी के हाथ को थामता है। मैं हाथ पकड़कर ऊपर आ गया। इसको तो हाथ और पांव तो थे ही नहीं, पर ये क्या? और इतने में नरम मुलायम हाथ, मैंने दिल ही दिल में सोचा। और इसकी सफेद रंगत थी जो मैंने गुज़िश्ता हिस्सों में ही जिक्र किया था। मेरा हाथ जरा मर्दाना वार था। जल्दी से मैंने अपना हाथ इससे जुदा किया। पीछे हटो और मुझसे दूर रहो। रूम में दाखिल होते ही मैंने इससे कहा जैसे मेरी याददाश्त वापस आ गई हो। तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डर के मारे मेरा बुरा हाल था। पूरे जिस्म ठंडे ठंडे पसीने आ रहे थे। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अचानक से बेड पर गिर गया। दरवाजे खड़कने की आवाज आई। मेरी आंख खुल गई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी अम्मी सामने खड़ी थी। जी अम्मी, क्या हो गया? इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? जमाइया लेते हुए नींद से बोला। जल्दी सुबह के 10 बज गए हैं। मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। अम्मी ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि 10 बज गए हैं और जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता रेडी कर रही हूँ। अम्मी ये कहते हुए नीचे चली गई। मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम ये सब मेरे साथ कर रही हो ना? तुम ही ने मुझे रात को बेहोश कर दिया था। तुम मुझसे चाहती क्या हो? लेकिन वो अब कमरे में नहीं थी, कहीं गायब हो गई थी। नहीं मालूम कहाँ चली गई थी। मैं नाश्ता करने के लिए नीचे गया। मैं सारा दिन अम्मी अब्बा के कमरे में लेटा रहा और सोचता रहा ये सब क्या हो रहा है। वो कौन है? मुझसे क्या चाहती है? मैंने अब डरना नहीं, घबराना नहीं, हिम्मत करके इस लड़की नुमा मखलूक से बात करनी है कि तुम क्या चाहती हो। मुझसे दूर रहो, बल्कि हमेशा के लिए गायब हो जाओ। दिल ही दिल में मैंने फैसला कर लिया था। सोचते सोचते रात के खाने का वक्त हो गया। जल्दी से खाना खाकर मैं अपने कमरे में जाने लगा। अभी ना सो जाना, नहीं तो खाना हजम नहीं होगा। और इस वक्त खाना हजम करने के लिए बाहर जाते हो। आज क्या हो गया? अम्मी ने इंक्वायरी करते हुए पूछा, जिस पर बाबा ने भी हाँ में सर हिलाया। मैंने सफाई देते हुए कहा, आज भी क्लास रह गई थी, मुझे जल्दी सोना है ताकि कल मिस ना हो जाए। ये कहते हुए जल्दी से ऊपर अपने कमरे में आ गया। तुम मेरे सामने आओ, मेरी वाट क्यों लगा रही हो? देखो मैं शरीफ लड़का हूँ, ऐसा वैसा नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी आज भी क्लास मिस हो गई। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये 9:30 का टाइम था, लेकिन इस लड़की का नामो निशान कहीं नहीं था, जैसे कहीं वो चली गई हो। मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। मैंने आंखें बंद कर ली। अच्छी बात है, तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार करना चाहिए। मेरे लेटने में कुछ मिनट बाद ही किसी ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने आंखें खोली तो वही लड़की मेरे सराहने बैठी थी। मैंने फौरन से पहले उठ गया। दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी और फिर से जिस्म पर ठंडे पसीने आने लगे। तुम कौन हो? क्या चाहती हो?
मैं कांपती आवाज़ों से बोला, अगर समझो तो बहुत कुछ, ना समझो तो कुछ भी नहीं। मैंने भी थोड़ी हिम्मत करके आयतुल कुर्सी दिल में पढ़ी। पास ना आना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कांपते हाथों से इशारा किया। जब मैं इसके पीछे हटने को बोला, इसका चेहरा अचानक से लाल हो गया, जैसे इसे गुस्सा आ गया हो, और गुस्से से इतना खौफनाक था कि मैं 2 हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और किसी तरह वो मुझे दिखाई न दे। इसकी सांस की आवाज इतनी थी कि कोई देवकद आदमखोर सांस लेता हो। आंखें सुर्ख हो गई थी, जैसे इसमें आग भर गई हो। वही जिस्म जो सफेद था वो जल रहा था। मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी वो मंजर देखने से कासर था। खौफ के मारे मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने नजर का चश्मा उतारा जो मुझे कुछ दिन पहले ही लगा हुआ था और रोने लग गया। मेरे ख्याल से मेरे आंसू ने इसकी आग में पानी का काम किया था। वो दोबारा लड़की के रूप में आ गई थी। सब ठीक हो गया था। अभी तक मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं बहुत बुरी हूँ, जालिम हूँ, जिससे मैं बेपनाह प्यार करती हूँ, चाहती हूँ। इसे मैंने तकलीफ दे दी। मेरी वजह से रोना आ गया। वो लड़की मेरे करीब आ गई थी, इतना करीब कि इसके पाँव मेरे पाँव को टच हो रहे थे। लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था और मैंने इसके पीछे हटने को भी कह नहीं सकता था, क्योंकि मैंने इसका असल रूप देख लिया था। मैं वादा करती हूँ कभी भी तुम्हें नहीं डराऊंगी, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। बस तुम मुझसे पीछे ना हटो, मुझसे दूर न जाया करो। मेरी मजबूरी को समझो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जा सकती। इससे सब बातें मुझे चश्मा पकड़ाते हुए कहा। मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकती, इसका क्या मतलब? तुम कहाँ से आई हो और मुझे कहाँ ले जाने की बातें कर रही हो? कहीं भी नहीं। मैं कहाँ लेकर जाऊंगी तुम्हें? अगर कहीं लेकर जाना होता तो 5 साल पहले ही लेकर जाती, इसने मुझे घूरते हुए कहा। मैं चौंकते हुए बोल पड़ा, 5 साल? 1 मिनट, 5 साल तो इस घर को हो गए हैं। अच्छा, जब हमने इस घर को खरीदा था तो तुम यहाँ तब से हो? हाँ, इसने सिर्फ इतना कहा। मैं सच सच सुनना चाहता हूँ। मैं बेचैन हो गया था। तुम्हें सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, अभी सो जाओ, इसने जमीन से उठते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ? अच्छा, तुम सारा दिन मेरी और मेरे घर वालों की बातें सुनती रहती हो। मैंने इसकी तरफ ऊपर अपना सर किया। हाँ, कुछ ऐसा ही है। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब जल्दी से सो जाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे अब नींद आ जाएगी? इतना सब कुछ देखने के बावजूद, जैसे कल आ गई थी जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, अब भी आ जाएगी। वो मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, जैसे बचपन में मेरी अम्मी मेरे सर पर हाथ फेरती थी। मैं इसे गौर से देख रहा था। मुझे नहीं पता चला मैं कब सो गया। दिन निकलते ही मेरी आंख खुल गई। आज तो मैं हल्का हल्का महसूस कर रहा था, बहुत फ्रेश। सर में दर्द भी नहीं था। मेरे करीब में पड़ा, नजर का चश्मा लगाया और यूनिफॉर्म लेने के लिए अलमारी ओपन की। मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? यही तो होती है, मिल क्यों नहीं रही? मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं दिन ब दिन अंधा हो रहा हूँ। मैंने आंखों पर हाथ फेरने के लिए चश्मा उतारा और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। नजर का चश्मा लगाने से मुझे धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन मेरी तो नजर खराब हो गई थी। मैंने खुद ही से सवाल किया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अब कुछ समझ आ रहा था। मैं वापस अपने रूम में चला गया। वहां चश्मा उतारा तो साफ दिखाई दे रहा था और चश्मा लगाने पर धुंधला। यानी रूम में मेरी नजर ठीक होती है और बाहर खराब हो जाती है। अच्छा जी, तुमने मेरी नजर ठीक कर दी, वो भी मेरे सिर्फ कमरे में। मैं रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि बेशुमार सवालात मेरे दिमाग में थे जिसके जवाब सिर्फ वो लड़की दे सकती थी। मेरे कंधे पर इसने हाथ रखते हुए कहा, मैंने सोच लिया था आज मुझे सब कुछ पता करना है कि वो कौन है, कहाँ से आई, मुझसे क्या चाहती है, वगैरह वगैरह। मैंने मोहब्बत से इशारा किया, और मेरे पास बैठो। हाय अल्लाह, मेरे मजीब ने मुझे अपने पास बैठने को कहा। अभी आ गई। वो इंसानों की तरह चलकर नहीं आई थी, बल्कि पल भर में जहां थी वहां से गायब होकर मेरे पास आ गई। इसी हरकत ने मुझे जरा सा डरा भी दिया था, लेकिन मैंने अभी डरना नहीं था। अच्छा, मुझे बताओ तुम कौन हो, नाम क्या है? मैं कौन हूँ कितनी बार बताऊं? मैं तुम्हारी आशिक हूँ, शर्माते हुए बोली। यार बस, अब प्लीज संजीदा हो जाओ और मुझे सच बताओ। कहा ना यही सच है। नहीं, ये सच नहीं है। अगर नहीं बताना तो मैं सोता हूँ, नींद आ रही है मुझे। अच्छा बताती हूँ, अभी बताती हूँ, लेकिन मुझसे हाथ मिलाओ कि अब हम सच्चे वाले आशिक हैं।
एक दूसरे की मोहब्बत, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, ये सब मुझे कहो। इसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, बस कहने में क्या जाता है, कह देता हूँ। मैंने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन वो मुझे क्या पता था कि ये हाथ मिलाना मेरी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। दरअसल अनजाने में मैंने इस लड़की से सौदा कर लिया था जिसका मुझे इल्म तक नहीं था। जी हाँ, वही सौदा जो गैर मरी मखलूक किसी इंसानी जिस्म पर कब्जा करने के लिए चालबाजी से करती है। लेकिन मैं इसकी चालबाजी समझ न सका और इसकी जाल में फंस गया। ये हुई ना बात। इसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, अब जो भी कहो तुमने दुराना है। तुम भी मुझसे प्यार करते हो जैसे मैं तुमसे करती हूँ। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। बेशक नाराज हो जाना, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ना और किसी भी लड़की से ज्यादा बात नहीं करोगे। मैं दरमियान में टोकते हुए बोल पड़ा, ये क्या बात हुई? मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ ज्यादातर लड़कियां हैं और पढ़ाई से मुताल्लिक बात वगैरह होती रहती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हो सकता है और तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत कुछ बताना है। वो सौदागर की तरह बात करती रही थी। कुछ देर में मैं चुप रहा। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है, ये हुई ना बात। लेकिन मुझे पता तक नहीं था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। वो सौदा सिर्फ इन बातों का इकरार नहीं था, बल्कि वो मुझ पर कब्जा करने की एक इजाजतनामा था जो उससे बड़ी आसानी से मिल गया था। अब मुझे बताओ, सब कुछ सच सच बताती हूँ। मेरा नाम अरीज है और मैं तुम्हें शिद्दत की इंतहा तक चाहती हूँ। जब तुम्हारे घर वालों ने ये घर खरीदा था, मैं तभी से यहाँ मौजूद थी। एक मिनट, हमारे आने से पहले भी तुम यहाँ थी, हाँ ना? यही कुछ 50 साल पहले इधर हमारा एक छोटा सा घर था। 50 साल? हमारा मतलब तुमने इतने सालों से यहाँ रहती हो और किसी को पता तक नहीं चला कि कोई यहाँ रहता है। मैं हैरान था कि इतने सालों से और हमारा घर, इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, मेरा घर था, मैं ही रहती हूँ यहाँ। इसने सफाइयाँ देते हुए कहा जैसे इसके मुंह से सच निकल गया हो। लेकिन जो वो बता रही थी, मुझे इस पर इतना सा भी यकीन नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने मजीद पूछने की कोशिश की। देखो अरीज, मुझे सच सच बताओ। अब वो उदास लग रही थी। मैं जुनैद से बेपनाह प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था। लेकिन ये मैं समझती थी हम दोनों के माँ बाप बहुत सख्त थे और किसी सूरत वो हमें एक नहीं होने देते। इसलिए जुनैद और मैंने फैसला किया कि हम बहुत दूर चले जाएंगे और हमने कोर्ट मैरिज करने का प्लान बनाया। जिस रात हमने भागना था, जुनैद ने अपने घर वालों को सच बता दिया, इसलिए इसके घर वालों ने इसे आने ना दिया। इधर मैं सुनसान सड़क पर जुनैद का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया और मैं रोती पीटती घर वापस आ गई। इधर मेरे घर वालों को सब पता चल गया था। वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत मारा पीटा। और बस करो, बहुत हो गया। अब्बू ने भाइयों को रोकते हुए कहा, मुझे अपने अब्बू पर बहुत प्यार आया कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके दिमाग में तो मुझे खत्म करने का मंसूबा था। इसी तरह एक दिन अब्बू बादाम वाला दूध का गिलास लाए। ये लो रीज, ये पी लो, बहुत अच्छा होता है, इससे इंसान को सुकून मिल जाता है। मैं 3 सांस में सारा दूध पी गई। इसमें जहर मिला हुआ था। मेरे मुंह से खून आ रहा था। यह होता है माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम। अब मरो, तुम्हारी यही सदा है। अब्बू ने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहा और मैं तड़प तड़प कर मर गई। मेरे अब्बू को लगता था कि मैं बाहर से अपना मुंह काला करवा कर आई हूँ, जिससे इनकी इज्जत खराब हुई है, और वो मेरी इस हरकत से और अपनी बदनामी से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। हालांकि ऐसा नहीं था, मैं अपना मुंह काला करवा कर नहीं आई थी। हकीकत में वो लड़का वहां आया ही नहीं था, पर अब्बू को मेरी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। और आता भी कैसे? मैं इनसे इतने झूठ बोल चुकी थी, मतलब घर वालों से झूठ बोलकर मैं जुनैद के पास जाती थी। अब जब इनको सारी बात का पता लग गया था, तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन न किया और बाहर लोगों ने भी अब्बू को ताने देना शुरू कर दिए। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। ज़ाहिर सी बात है, वो मेरे अब्बू थे। इनको भी डर था कि मेरी बेटी अब मुंह काला करवा चुकी है। अगर इसकी शादी भी की तो शायद मुझे मेरे ससुराल वाले न रखें। मुझे मेरी इस हरकत की वजह से ये कहानी पता नहीं सच्ची थी या फिर वो मुझे फंसाने के लिए कर रही थी, मुझे नहीं पता था। वो अपनी कहानी सुनाते हुए रो रही थी। मुझे भी बहुत तरस आ रहा था। मेरा दिल पिघल गया। रोना नहीं प्लीज, मैंने इसके आंसू पोंछते हुए कहा।
अच्छा, ये तुम्हारा कमरा था? जब भी तुम यहाँ रहती हो? हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ। लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर मैं अपने कमरे में आती थी, यहीं सोती थी। इसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, तो तुम इस लड़के को मतलब जुनैद के पास क्यों नहीं चली जाती? मैंने मजीद बातें की। वो बेवफा धोखेबाज इंसान, मैं इससे नफरत करती हूँ। अरीज को गुस्सा आ रहा था। तुम गुस्सा ना करो प्लीज, तुमने ठीक कहा, धोखेबाज लोगों की यही सजा होती है, इनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। तुम मुझसे क्यों इतना प्यार करती हो? मुझ में क्या ऐसा है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे मरने के 1 साल बाद अबू ने यह घर किसी को बेच दिया। जो भी यहाँ आता मैंने तबाह कर देती। मैं तुम्हारे घर वालों को भी परेशान करती। अगर मैंने तुम्हें ना देखा होता, तुम मुझे पहली नजर में अच्छे लगे थे और तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे अंदाजा हो गया था तुम बहुत अच्छे और मुखलिस इंसान हो। और दूसरी बात ये कि तुम इस कमरे को बहुत साफ रखते हो और मुझे साफ जगह बहुत पसंद है। इसी वजह से मैं तुम्हें बेहद चाहती हूँ। मैं भी अब तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जज्बाती हो गया था। मुझे क्या पता था हमेशा साथ रहने का मतलब क्या होता है, वो भी एक रूह के साथ जो सिर्फ मुझे दिखाई देती थी। अच्छा, अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। ठीक है रीज, मैं सो जाता हूँ। गुड नाइट। कैसे हो हैंडसम? ये मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड अक्सा थी। ठीक हूँ कोजी। अक्सा जरा सांवली थी, तो मैं इसे इस नाम से ही बुलाता था। तुम बताओ मुझे क्या होना है? मैं फाइन शाइन, बिल्कुल ठीक, अक्सा ने जवाब दिया। गुड। मैं ये कहते हुए अंदर क्लास में चला गया। यार, अभी तो क्लास का टाइम नहीं हुआ, कैंटीन चलते हैं, चाय की बड़ी तलब हो रही है, अक्सा ने मुझे बुलाते हुए कहा। हाँ यार, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है, चलते हैं। अक्सा की दोस्त भी इसके साथ थी। नहीं, तुम लोग चले जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने असाइनमेंट बनानी है। चलो ना, इतना ना पढ़ा करो, दिमाग खराब हो जाएगा। अक्सा और इसकी दोस्त हंसने लगी। कहा ना तुम चले जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने मुंह मोड़ के कहा। तुम्हारा तो बेटा बड़े भी जाएंगे। अक्सा हाथ पकड़े मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने कहा ना, मैं नहीं जा रहा, कोई जबरदस्ती है क्या? और ये मेरा हाथ छोड़ो, मैंने गुस्से से कहा। इससे क्या हो गया है? अक्सर ने अपनी दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं जाना तो ना जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं साथ ले जाने का। अक्सर नाराज हो गई थी। अब उसे कौन बताए, मैं रीत से वादा किया था कि किसी लड़की से भी बात नहीं करूंगा। इसी तरह मैं अपने सारे दोस्तों को खुद से दूर करता गया। और एक वक्त ऐसा आया, पूरी क्लास एक तरफ और मैं अकेला रह गया। मुझसे कोई बात नहीं करता था, करता भी तो कैसे, मैं किसी से भी नहीं बोलता था। यूनिवर्सिटी के जितने भी फंक्शन होते, मैं इनमें से किसी में हिस्सा नहीं लेता था। मैं अपने काम से काम रखने लगा, सबसे दूर हो गया और अरीज के बहुत करीब आ गया था। पहले तो मैं दास रहता, परेशान रहता कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों की बहुत जरूरत होती है। और मैंने सबसे ताल्लुक खत्म कर लिया। वक्त गुजरता गया और अकेला तनखा होता गया। हत्ता कि 2 साल गुजर गए। अब तो घर वालों ने भी नोटिस कर लिया था कि मैं अकेला अकेला रहता हूँ। जब भी अम्मी ने फैसला किया इस बार मेरी मंगनी कर दी जाए और मेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। अगले दिन मेरी अम्मी अब्बा ने मुझे ये खबर सुनाई थी। इधर रात को अरीज ने मुझे बता दिया था कि मेरी मंगनी होने वाली है। वो नहीं चाहती थी कि मेरी कभी मंगनी हो, शादी हो, मेरा कोई नाम लेने वाला हो, इसलिए रीज रोने लग गई। अब मेरा क्या होगा? तुम तो मुझे छोड़कर चले जाने वाले हो, मैं तन्हा हो जाऊंगी। इसे पता था कि इसके रोने से मैं जज्बाती हो जाऊंगा और घर वालों को इनकार कर दूंगा, और यही हुआ। मैं घर वालों को इनकार कर दिया और मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। मेरी अभी कोई दिलचस्पी नहीं है मंगनी में। शादी का कौन कह रहा है अभी? हम तो बस तुम्हारा रिश्ता पक्का कर रहे हैं। अम्मी ने मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं रीत के शहर से इस जादू में फंस चुका था और वो जो कहती मैं करता चाहता। मैंने कुछ नहीं सुनना। मैं कल तुम्हारा रिश्ता पक्का करने जा रही हूँ। अम्मी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो सब। मैं गुस्सा होकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। तुम कब से बदतमीज हो गए हो? तुम तो बहुत बदल गए हो। हम जुम्मे वाले दिन तुम्हारी मंगनी कर रहे हैं। तुम्हारा इस बार कोई बहाना नहीं चलने वाला। अम्मी अब अपने फैसले पर कायम थी। मैंने इनकार कर दिया है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैंने रीत से प्यार भरे अल्फाज में बात की। नहीं मुजीब, इस पर तुम्हारी अम्मी का फैसला अटल है। वो कर की रहेंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। रीत ने एक तरफ घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, मेरी अम्मी को प्लीज कुछ न करना। मैंने कहा ना, मैं मना लूंगा इन्हें।
मैं डरते डरते लहजे में बोला, अरे नहीं, मैं तुम्हारी अम्मी का कुछ नहीं करूंगी। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, हम कहीं बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, जहाँ हमारे अलावा कोई ना हो, हमें कोई परेशान ना करे। इसका क्या मतलब है? कहाँ जाएंगे? कौन सी जगह? मैंने इसे देखते हुए पूछा। वही जगह जहाँ हम हमेशा रहेंगे, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। मुझे पर भरोसा करते हो ना? इसके चेहरे पर शातिर सी हंसी थी। मैंने हाँ में सर हिलाया, खुद से भी ज्यादा। ठीक है, इस जुमरात को रात हमारी खुशियों की रात होगी, फिर हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। तुम मेरे होगे और मैं तुम्हारी, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह ये सब होगा। मैं बिल्कुल अनजान था कि जुमरात की रात मेरी इस दुनिया की आखिरी रात होगी। जी हाँ, जब से रीज आई थी, मेरी फजर की वक्त कभी भी आंख नहीं खुली थी और नमाज निकल जाती थी, और मुझे इस दौरान कभी किसी किस्म का ख्वाब भी नहीं आया था। लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद करनी थी और इसे मुझ बेचारे पर रहम आ गया। जब भी जुमरात को तजद के वक्त मुझे ख्वाब आया, ये ख्वाब नहीं, अल्लाह के अपने फरिश्ते से मेरी मदद करनी थी। मैंने इन्हीं बुजुर्ग को ख्वाब में देखा। जी हाँ, वही बुजुर्ग जिनका जिक्र मैंने इस कहानी के पहले हिस्से में किया था। वो मेरे इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और मैं इनके साथ बैठा था। नमाज खत्म होने पर बुजुर्ग बाबा जी ने मुझे कहा था ना बेटा, आने में देर ना करना, लेकिन तुमने तो 2 बरस गुजार दिए। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर मेरी आंख खुल गई। मुझे ठंडे ठंडे पसीने आ रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज चल रही थी। मैं फजर का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा आ गई और मैं नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। मैंने नमाज अदा की और इन बुजुर्ग का इंतजार करने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैं मायूस होकर मस्जिद से जाने लगा जब मुझे पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? इस हसीन चुड़ैल के पास। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग थे। मैं इनके पास चला गया। उन्होंने मुझे अपने सामने बैठाया और आंखें बंद करने को कहा। जब भी वो मुझ पर कुछ कुरान की आयत का विर्द कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझ पर फूंक मारी, आंखें खोलने को कहा। तुम 2 साल से इस चुड़ैल की जाल में फंसे हुए थे। 2 साल से तुम नहीं थे, तुम तो एक जिस्म थे। इसने तुम्हारे ऊपर कब्जा किया हुआ था और तुम्हें अपनी मर्जी से चला रही थी। अब तुम इस जंगल से बाहर निकल गई हो। लेकिन बाबा जी, आप कौन हैं? मैंने रोते हुए कहा, बेटा मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारा मददगार हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो लड़की खुद को अरीज बताती है। इसने मुझे कहानी सुनाई कि मुझे सब पता है, सब मालूम है, इसकी कहानी सच्ची है। इसने सच बताया तुम्हें, लेकिन ये नहीं बताया कि वो मरने के बाद एक भटकती हुई चुड़ैल बन गई है और इसका शिकार तुम थे। वो तुम्हें आज रात को मारकर अपने दुनिया में ले जाने वाली थी। बाबा जी हैरान कुन इंकशाफ कर रहे थे। ये तवीज़ अपने गले में बांध लो और जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तवीज़ बांधने में लग गया। जब मैंने देखा बाबा जी बुजुर्ग वहां नहीं थे, वो मेरी मदद करके चले गए। मैंने घर आकर शुक्र के नौफल अदा किए। मुझे अब रात होने का इंतजार नहीं था। रात के 11 बज गए थे। इसका नामो निशान नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि वो बहुत गुस्सा हो रही होगी, आग बबूला हो गई होगी। अब वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। वो इस कमरे में ही थी, लेकिन मुझे तंग नहीं कर रही थी। अब कभी कभी मेरी रखी हुई चीजें जगह से गायब हो जाती और थोड़ी देर बाद वहीं पड़ी होती। मुझे अब डर नहीं लगता, बल्कि हंसी आ जाती है। अभी भी वो कोशिश कर रही थी मुझ तक पहुंचने की, लेकिन वो सिर्फ कोशिश ही करती रहेगी। मुझे इस बात का दुख है, मेरा कीमती वक्त ज़ाया हो गया और मेरे दोस्त मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो गए थे।